तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्वरों की संख्या, विभिन्न आधारों पर स्वर कितने प्रकार के कितनी संख्या होती है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये सब पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार, स्वरों के भेद, स्वर के कितने भेद होते हैं या स्वर के कितने प्रकार होते हैं। पढ़ रहे हैं हम लोग स्वर यानी अचवर्णों को संस्कृत में, और आज संस्कृत वर्ण विचार का ये भाग 4 है। संस्कृत वर्ण विचार का ये भाग 4 है और भाग 4 में हम लोग पढ़ेंगे स्वर या अचवर्णों के भेद। तो इसमें हम लोग 3 भेदों को पढ़ेंगे। पहला जो भेद है वो है, पहला भेद है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा पुल्ल स्वर। ह्रस्व, दीर्घ, पुल्ल स्वर वर्णों के अचवर्णों के ये 3 भेद बताए गए हैं आपके संस्कृत में। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा पुल्ल स्वर। क्या होता है ये, तो हम लोग अपनी भाषा में इसको समझेंगे। ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, पुल्ल क्या होता है। आचार्यों ने गौर किया, बहुत ध्यान से इस बात को आत्मसात किया कि उसी अक्षर को हम लोग कभी बहुत कम देर तक बोलते हैं, बहुत क्षण मात्र के लिए बोलते हैं उसको, और उसी अक्षर को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा देर तक बोलते हैं, ज़्यादा समय तक बोलते हैं, और कभी कभी उसी स्वर वर्ण को हम लोग बहुत देर तक बोल देते हैं। इस बात को संज्ञान में लिया आचार्यों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने, और इसी आधार पर स्वर के अक्षरों को कुल 3 भागों में बांट दिया है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व मीन्स क्या होता है, छोटा, बहुत ही कम। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, भारी, और पुल्त मीन्स होता है दीर्घ से भी बड़ा। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। इसमें संस्कृत वर्णमाला के 9 अक्षरों में से कोई भी अक्षर किसी भी श्रेणी में आ सकता है। आप समझ गए होंगे, किसी अक्षर को कम देर तक बोलिए तो वही ह्रस्व स्वर होगा, किसी अक्षर को बहुत देर तक बोलिए तो दीर्घ स्वर होगा, और इससे भी अधिक समय तक यदि आप किसी स्वर वर्ण को बोल दीजिए तो वही स्वर वर्ण आपका प्लुत हो जाता है। एक शब्द है, प्लुत का इस्तेमाल ज़्यादातर लौकिक संस्कृत में नहीं किया गया है, बहुत कम इसका यूज किया गया है। वैदिक संस्कृत में इसका ज़्यादा प्रयोग होता था, और इसका जो चिन्ह है वो हिंदी का 3 है। इसका जो चिन्ह है वो एक वर्तुल रेखा है, इसका जो चिन्ह है वो एक खड़ी पाई है। तो ये इस प्रकार से 3 भागों में बांट दिया शिक्षा शास्त्रियों ने। और बात करते हैं पुल्त की, तो पुल्त में आपका एक शब्द जिसका उच्चारण आज भी लोग पूजा पाठ में करते हैं, लौकिक संस्कृत में जिसका प्रयोग किया जाता है, वो शब्द है ओम। वो शब्द है ओम। तो आप देख रहे हैं, ओम में जब ओम का उच्चारण किया जाता है तो ओम इसके बाद बोला जाता है, तो ओ का उच्चारण बहुत देर तक किया जाता है, इसलिए इसके प्लुत की संज्ञा दी गई। और पढ़ने वाला, देखने वाला इसको देखकर जान जाए कि ये स्वर प्लुत है, उसके लिए उसके आगे हिंदी संख्या का 3 लिख दिया गया है, जो दर्शाता है कि उसके पहले जो अक्षर है, जो स्वर का वर्ण है, वो प्लुत स्वर है। तो इस प्रकार प्लुत स्वर का इस्तेमाल होता है। प्लुत स्वर का प्रयोग प्रायः नाटक वगैरह लिखने में किया जाता था हिंदी में। यदि कोई किसी को पुकारता था तो उसको बताने के लिए इसी पुल्ल स्वर का प्रयोग किया जाता था। हम सब भी अपने दैनिक जीवन में
ईश्वर का बार बार प्रयोग करते हैं। जैसे कोई यदि हमारे पास हो तो उसको हम कैसे पुकारेंगे, और कोई यदि हमसे दूर हो तो उसको हम कैसे पुकारेंगे। जैसे मान लीजिए आपका मित्र है रामू, तो पास में खड़ा है, उसको आप कहेंगे रामू इधर आओ। और वही रामू यदि आपसे कुछ दूरी पर खड़ा है तो उसको आप ऐसे नहीं पुकारोगे कि रामू इधर आओ, उसको आप बहुत तेज स्वर में बोल करके पुकारोगे कि रामू। तो इस प्रकार जब रामू आपने बोला तो रामू में ये जो बड़ाऊ का मात्रा है इसको बहुत देर तक आपने बोला। बड़ाऊ एक अच वर्ण का अक्षर है, उसको आपने बहुत अधिक देर तक बोला, दीर्घ से भी ज़्यादा समय तक बोला, इसलिए वह प्लुत हो गया। और इसको दर्शाने का तरीका है कि इसके आगे हिंदी संख्या का 3 लिख दिया जाए तो पता चल जाएगा कि ये जो भी रामू बोला है वो रामू को बहुत देर तक पुकारा है। रामू कहीं दूर खड़ा था तब उसको चिल्ला करके वो पुकारा है। तो यही होता है पुल्लिंग स्वर। इसके लिए संस्कृत में हम इससे पहले भी बता चुके हैं, संस्कृत में कोई भी बात श्लोक सूत्र के माध्यम से कही जाती है तो संस्कृत में इसके लिए 2-3 लाइन 4 लाइन कह दिया गया है। और उसमें कहा गया है एकमात्रो भवेत हरस्सो। और आगे कहा गया है द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। इस तरह से कहा गया है एकमात्रो भवेत हरस्सो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। और तीसरी लाइन में कहा गया है त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो। और आगे कहा गया है व्यंजनम चार्धमात्रिकम। व्यंजनम चार्धमात्रिकम। व्यंजनम चार्धमात्रिकम। इस प्रकार आपसे कह दिया गया है एकमात्रो भवेत हरस्सो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। तो इस प्रकार आपको बताया गया है कि एकमात्रो भवेत हरस्सो, एक मात्रा वाला ह्रस्व स्वर होता है, इसकी मात्रा 1 होती है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, और 2 मात्रा का समय लेकर दीर्घ को बोला जाता है तो इसका 2 मात्रा है। और तीसरी लाइन में कहा गया है त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, 3 मात्रा वाला प्लुत वर्ण है। गेयो माने इसको समझ लीजिए, जान लीजिए। और व्यंजन अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे। व्यंजन के लिए अंतिम लाइन कही गई है व्यंजनम चार्धमात्रिकम। चा मीन्स और, व्यंजनम माने व्यंजन को, आर्धमात्रिकम माने आधा मात्रा वाला माना जाता है, कहा जाता है या है। तो इस प्रकार ये 4 लाइन अगर हमको याद है तो यहाँ से 4 प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसको हम श्योर है सही कर लेंगे, वो हमसे कभी नहीं गलत होगा। इसमें प्रत्येक लाइन में आपसे विभिन्न प्रकार के वर्णों की मात्राओं को बताया गया है। एक मात्रो भवेत हर्षो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम, ये आपसे बता दिया गया है। तो इसमें तीनों को हम लोग रखेंगे जिसमें इसकी कैटेगरी सबसे अलग है। हालांकि इसका प्रयोग तो हम लोग रोज करते हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये इसमें 9 स्वरों में से कोई भी स्वर आ सकता है जिसका उच्चारण आप बहुत देर तक कर दीजिए। आ का उच्चारण देर तक करिए,
ई का उच्चारण, ऊ का, री का, किसी भी स्वर का उच्चारण यदि आप बहुत देर तक करते हैं तो वही स्वर प्लुत हो जाता है, उसी को प्लुत कहते हैं। क्वेश्चन में, ऑप्शन में यदि आपको देखकर पहचानना हो तो उसके आगे हिंदी संख्या का इस तरह से 3 लिखा होगा, उस 3 को देखकर आप जान जाएंगे कि यही हमारा प्लुत स्वर है। तो ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती है, इसमें जिसको आप छोटा कह के पुकारते हैं हिंदी में, वही आपका ह्रस्व स्वर है। इसमें एक अक्षर एक्स्ट्रा हो जाता है जो हिंदी में नहीं है, वो अक्षर है लिरी। जी हाँ, संस्कृत में जो लिरी है वो छोटी लिरी है, बड़ी लिरी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं है, इसको एकदम से रखा ही नहीं गया संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में। तो री, छोटी री और लिरी, ये आपके ह्रस्व स्वर में 5 वर्ण आते हैं, 5 अच वर्ण आते हैं। दीर्घ में आपका जो भी बचता है, चाहे ऐसे जान लीजिए, चाहे आप काउंट कर लीजिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, बड़ी री, ए और ओ, ये आपके इतने वर्ण आते हैं। आप देख रहे हैं 4 और ये 3, कुल मिलाकर 7 वर्ण आते हैं। इसको आपने हिंदी में भी पढ़ा है। देखिए, हिंदी और संस्कृत दोनों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। हिंदी का जो व्याकरण है वो संस्कृत से मिलता जुलता है। यदि आप दोनों प्लेलिस्ट में दोनों विषयों के वीडियोज़ हैं, यदि दोनों को देखते हैं तो दोनों विषय आपका बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाएगा। तो ह्रस्व स्वर में आपका छोटा छोटी छोटाऊ री लिरी आता है। दीर्घ स्वर में आपका बाकी बचा हुआ सभी स्वर आते हैं। और प्लुत आप जान ही चुके हैं, प्लुत में कोई भी स्वर वर्ण हो जिसके आगे हिंदी का 3 लिखा हो, या जिसको बोलने वाला बहुत देर तक बोले, बहुत देर तक उसका उच्चारण करे, वही स्वर प्लुत होता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इनकी मात्राएं कितनी होती हैं तो उसके लिए आप इस श्लोक पर ध्यान दीजिएगा। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, एक मात्रा वाला ह्रस्व होता है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, 2 मात्राओं वाला दीर्घ होता है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, और 3 मात्राओं वाला प्लुत को जान लीजिए। व्यंजनम चार्धमात्रिकम, और व्यंजन अक्षर को आधा मात्राओं वाला, जो आगे चल के अभी आप पढ़ेंगे। तो ये श्लोक दर्शाता है, बताता है कि प्लुत की, दीर्घ की अथवा ह्रस्व की कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने स्वर के भेद में स्वरों के 3 भेद पढ़े हैं। तीनों भेदों में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 भेद हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कई प्रकार से बन सकता है। एक बार यूपी टेट में क्वेश्चन बना था, निम्नलिखित में से कौन सा सांध्य स्वर है? तो सांध्य, संधि, संयुक्त, मिश्रित सब एक होता है। आपको इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ाया है कि ये 4 अक्षर आपके संयुक्त अथवा मिश्रित हैं या सांध्य हैं। तो इसमें से आप सही कर सकते हैं। बाकी ह्रस्व स्वर कौन सा है, दीर्घ कौन सा है, प्लुत कौन सा है, या आप इस वीडियो को देखने के बाद आराम से, आसानी से पहचान जाएंगे। तो इन तीनों भागों को आप बढ़िया से इस वीडियो को देखिएगा और इनको याद करने की कोशिश करिएगा। हाँ, इसमें किसी प्रकार का प्रश्न, किसी प्रकार का डाउट होता है आपको तो कमेंट करिएगा, उसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।